आगाज़ करते हैं सर। स्केलर एंड वेक्टर से पहले सर हमें मालूम होना चाहिए है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो सर फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? हर वो चीज़ जिसकी हम पैमाइश कर सकें किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, उसे क्या कहते हैं सर? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे इस वक्त माहौल में कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऑफ हीट मौजूद है। जी सर है। तो माहौल का दोस्तों कुछ ना कुछ क्या होगा? टेम्परेचर होगा। गर्मी बहुत हुई है सर आजकल, तो मैंने आपको थर्मामीटर दिया तो आपने बताया सर कि अभी टेम्परेचर चल रहा है फॉर एग्जांपल। चलो भाई, हमने कहा फॉर एग्जांपल अभी टेम्परेचर चल रहा है कितना सर? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सर ये जो आपने हमें 35 डिग्री सेंटीग्रेड बताया है, ये क्या बताया है? टेम्परेचर बताया है। खुद ब खुद बता दिया? नहीं सर, आपको ज़रूरत पड़ी इस टेम्परेचर की पैमाइश करने के लिए किसकी सर? थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ी। सर हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? बाय यूजिंग थर्मामीटर दोस्तों वी कैन मेजर टेम्परेचर। सो क्या हम टेम्परेचर की पैमाइश कर सकते हैं? जी। हर वो चीज़ जिसकी पैमाइश हो सके क्या कहलाएगी सर? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक है, सही है। इसी तरीके से अगर कोई एक बॉक्स मौजूद है, हमारे पास एक ब्लॉक मौजूद है, ठीक है, एक सैंड का ब्लॉक, रेत का एक ब्लॉक मौजूद है हमारे पास सर। मैं आपको कहता हूँ दोस्तों मुझे इस सैंड ब्लॉक का मास बताइए कितना होगा, तो आप बोलोगे ठीक है सर, हम इसको रख देते हैं तराजू पे, फिजिकल बैलेंस पे रख देते हैं, तो तराजू बता देगा दोस्तों कितना होगा। तो तराजू ने बताया फॉर एग्जांपल ये कितने किलो का है? 3 किलोग्राम का है। तो ये दोस्तों आपने ये जो पैमाइश करके दी है, ये 3 किलोग्राम असल में क्या है? मास है। किसका? सैंड ब्लॉक का। खुद ब खुद पता लगा, फिजिकल बैलेंस ने बता। ये इंस्ट्रूमेंट है जिसने किसकी पैमाइश करके दी? तो पैमाइश किसकी हुई है? मास की। फिजिकल बैलेंस की, तराजू की पैमाइश नहीं हुई। पैमाइश किसकी हुई? मास की। तो मास एक कैसी क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरीके से थर्मामीटर की पैमाइश नहीं हुई, थर्मामीटर ने तो करके दी है किसकी? टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी। दोस्तों हर वो चीज़ जिसकी हम पैमाइश कर सकें, मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पूरा टॉपिक मैं इसके ऊपर पूरी क्लासेस ले सकता हूँ, लेकिन ये फिलहाल मेरा टॉपिक नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। साथ ही सी बात ये फिजिकल क्वांटिटी वो जिसकी आप क्या कर सकते हो? पैमाइश। अगला स्टेप, जब हम पैमाइश कर लेते हैं तो हमें उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर जब हम पैमाइश कर लेते हैं तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, और अगर उस इन्फॉर्मेशन को हम देखें, जैसे ही आपने टेम्परेचर की पैमाइश की है, तो इस टेम्परेचर के अंदर दोस्तों 35 क्या है? एक 35 क्या है सर? एक नंबर है। ऐसा ही है ना? क्या लाजमी टेम्परेचर 35 है? 20 भी तो हो सकता है, 30 भी तो हो सकता है, 48 भी हो सकता है। ऐसा ही है ना? 35 भी हो सकता है, 32 हो सकता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है। भाई कुछ भी हो सकता है ना, जहाँ पर दोस्तों क्या चल रहे होंगे? नंबर। और साथ में ये डिग्री सेल्सियस, ये क्या है सर? ये यूनिट है। ये क्या है सर? ये यूनिट है। क्या ख्याल है? ये डिग्री सेल्सियस किसका यूनिट है दोस्तों? सर ये यूनिट है टेम्परेचर का। ये टेम्परेचर का यूनिट है ना? ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें, ये हमने मास की पैमाइश की है। ये 3 क्या है दोस्तों? नंबर। ये एक नंबर है। और ये किलोग्राम क्या है? यूनिट है। ऐसे ही है ना? ये यूनिट किसका है? किलोग्राम। मास का। हमने एक चीज़ नोट की सर, मास की इंफॉर्मेशन थी 3 किलोग्राम, इसमें एक चीज़ नंबर थी और एक हमने एक चीज़ नोट की, टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन थी 35 डिग्री सेल्सियस, एक नंबर था और एक। तो हमने कहा सर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब आपको पैमाइश करके देती है, जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पैमाइश करते हैं तो हमें 2 चीज़ें तो मिलती ही मिलती हैं। क्या? नंबर और यूनिट। इसके बगैर गुजारा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं दुकान पे गया या मैंने इस ब्लॉक को पकड़ा, मैंने कहा भाई ये ब्लॉक 10 का है। ये ब्लॉक किसका है सर? 10 का है। अब अगला सवाल पैदा होता है 10 क्या? 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, 10 सेकंड का ब्लॉक है, 10 मीटर का ब्लॉक है, 10 एम्पेयर का ब्लॉक है। क्या सर? कुछ ना कुछ तो होगा ना? ठीक है। तो साथ में कुछ ना कुछ क्या होगा? यूनिट होगा। खाली 10 बोलेंगे तो बात क्लियर होगी, खाली नंबर से बात क्लियर। साथ में किसकी ज़रूरत पड़ेगी?
यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर के साथ यूनिट का होना क्या है सर, ज़रूरी। सही है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो दो चीज़ें तो होना ज़रूरी, क्या क्या? नंबर और यूनिट का होना क्या है सर, ज़रूरी। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी दो किस्म की होती हैं, एक कहलाती है सर स्केलर और एक कहलाती है वेक्टर। अभी हमने फ़र्क नहीं किया, अभी तो मैं जस्ट इतना बता रहा हूँ कि स्केलर भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर भी कौन सी क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक चीज़ हम तय कर चुके हैं, वो क्या कि हमें क्या क्या चाहिए, नंबर और यूनिट चाहिए। दोस्तों नंबर और यूनिट का ही दूसरा नाम आप प्यार से कह सकते हो मैग्नीट्यूड। नंबर और यूनिट को ही प्यार से क्या कहते हैं सर, मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओके। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्यों ना हो, आपको उसके मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन आपके पास ना हुई तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कुछ भी बता सकते हैं, जिसका मतलब सर नंबर और यूनिट का होना तो ज़रूरी है। अगला सवाल पैदा होता है, क्या सिर्फ नंबर और यूनिट से ही हमेशा काम चल जाता है? तो जवाब है सर, हमेशा नंबर और यूनिट से काम चलता। आओ कुछ मिसालें देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि स्केलर और वेक्टर में फ़र्क क्या है। मैट्रिक वाला फ़र्क नहीं, तमीज़ का फ़र्क क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो हमने कहा ठीक है सर, ओके। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे मौजूद हैं, या हम मौजूद हैं यहाँ पे, चलो ये मैं ही हूँ, समझ लो, हाथ भी हैं, सब कुछ है। और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मेरा घर भी मौजूद है, स्वीट होम मौजूद है, चलो ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे घर का फासला है, लेट सपोज 15 मीटर, इतना फासला है। तो अगर मुझे अपने घर पे जाना है तो मुझे कितना फासला ट्रेवल करना पड़ेगा, 15 मीटर। वाह सर वाह, बड़ी मुश्किल बात बताई आपने। अगर यहाँ से हम अपने घर जाना चाह रहे हैं, सो हाउ मच डिस्टेंस वी हैव टू ट्रेवल, 15 मीटर। सही है। तो अब बताओ 15 क्या है दोस्तों, एक मीटर क्या है सर, यूनिट। तो नंबर और यूनिट इसका मतलब क्या है सर, मैग्नीट्यूड है। क्या ख्याल है दोस्तों, ऐसे ही है। तो मैं यहाँ से अगर 15 मीटर फासला ट्रेवल करूँ, 15 मीटर फासला ट्रेवल करूँ तो मुझे कहाँ पहुँचना चाहिए, अपने घर पे, ऐसे ही है ना। लेकिन मैंने 15 मीटर फासला ट्रेवल किया और मैं अपने घर नहीं पहुँचा। तो बात ये है सर, बात ये है कि सर आपको 15 मीटर ऐसे जाना था, आप 15 मीटर निकल गए ऐसे, या ऐसे निकल गए, या ऐसे निकल गए, या ऐसे निकल गए। क्या ख्याल है, ऐसे ही है ना। 15 मीटर अगर इस डायरेक्शन में जाते तो हम अपनी डेस्टिनेशन पे, मंजिल मकसूद पे, यानी मकसूद भाई के पास पहुंच जाते। अगर हम यूं करके जाते, ठीक है, सही है, इस डायरेक्शन में। लेकिन चूँकि हमने ख़ास डायरेक्शन में फासला ट्रेवल किया, आप भी जब यहाँ से निकलोगे, पढ़ के निकलोगे, तो आप सब ने अपने घरों पे जाना है, ठीक है, सिवाय मेरे जैसे जो चंद एक नेक लोग होंगे, ठीक है। तो बाकी मेजोरिटी कहाँ पहुँचेंगे, घर पे। तो अब घर पे जो पहुँचेंगे तो लाजमी सी बात है, हमारे यहाँ से लेकर घर तक कोई ना कोई फासला है। अब उस फासले को ट्रेवल, एक फ़िक्स फासला है ना यहाँ से लेकर घर तक का। अब वहाँ तक जाने के लिए हमें एक डायरेक्शन लेनी पड़ेगी ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाएंगे तो घर नहीं पहुँचेंगे। क्या ख्याल है, ऐसे ही। अब घर इस तरफ है, यूँ निकल जाएंगे तो सर घर नहीं पहुँचेंगे। मैं दोस्तों आपसे ये कह रहा हूँ, सम टाइम ऐसा होता है कि सिर्फ ये तो 15 मीटर क्या है, एक नंबर और साथ में यूनिट यानी मैग्नीट्यूड। क्या ख्याल है, ऐसा ही है, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। सम टाइम ऐसा होता है मैग्नीट्यूड के साथ हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, अगर डायरेक्शन सही ना हो तो जो चीज़ हम चाह रहे होते हैं वैसा होता। और सम टाइम दोस्तों ऐसा भी होता है कि डायरेक्शन मैटर करती। अभी मैं मिसाल दे रहा हूँ, इसमें ऐसी मिसाल है जिसमें डायरेक्शन क्या कर रही है, मैटर कर रही है। कि अगर एक डायरेक्शन में आपने फासला ट्रेवल नहीं किया तो आप अपने डेस्टिनेशन तक, अपने टारगेट तक पहुँच सकेंगे नहीं। तो सम टाइम हमें मैग्नीट्यूड के साथ किसकी ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने कहा हमें मैग्नीट्यूड के साथ ज़रूरत पड़ती है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है दोस्तों, ये पूरा टॉपिक है। इसके ऊपर जो आज बात होगी वो फिर साल में आगे जाके कभी भी बात नहीं होगी, इसलिए इस टॉपिक को ज़रा तमीज़ से समझने की कोशिश करनी है। ओके, इस डायरेक्शन में फासला ट्रेवल किया हमने, ठीक है।
तो ये ऐसा फासला जिसके पास डायरेक्शन, तो ये कौन सी क्वांटिटी बन गई सर? वेक्टर क्वांटिटी। अब दोस्तों एक बात और सोचनी है, फर्ज करें एक बॉडी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, सही है, वो यहाँ से मूव करके पहुँची यहाँ पर, ठीक है, और उसने फासला ट्रेवल किया 10 मीटर का, इतना फासला ट्रेवल कर लिया, फिर 10 मीटर का फासला ट्रेवल किया। 4 किस्म की डायरेक्शंस होती हैं हमारे पास जो हम जानते हैं बचपन से। ऊपर वाली डायरेक्शन कहलाती है दोस्तों नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे वाली फिर ये ईस्ट डायरेक्शन और ये वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला इज़ हाउ मच? 10 मीटर है। बताओ किस डायरेक्शन में ये ट्रेवल किया आपने? ईस्ट में। समझ में आ रही बात? अब मैंने आपको कहा कि फॉर एग्जांपल बंदा यहाँ से यहाँ गया 10 मीटर ईस्ट में, उसके बाद दोस्तों ये बंदा गया वेस्ट में। चलो एक मिसाल और लेते हैं और अच्छे से। यहाँ से यहाँ जाने के बाद ये बंदा दोबारा ईस्ट में गया 3 मीटर और, तो पहले ईस्ट में कितना गया, फिर 10 मीटर दोस्तों कहाँ गया? ईस्ट में और, सॉरी 10 मीटर नहीं, मैंने कहा कितना मीटर, ठीक है, सही है। तो हम कहेंगे सर पहले बॉडी यहाँ पर थी, अब पहुँच गई है यहाँ पर, बताओ अपनी जगह से कितना दूर है? 13 मीटर। 10 और 3 जमा किया कितना हो गया सर? 13 मीटर हो गया, सही है, ऐसा ही है ना। यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे पहुँची, कितना दूर है सर? 13 मीटर। अब एक और मिसाल नोट करते हैं, बिल्कुल इसकी जुड़वा मिसाल है, एक छोटी सी तब्दीली के साथ कि फ़र्ज़ करें एक बॉडी है दोस्तों, उसने पहले 10 मीटर का फासला ट्रेवल किया ईस्ट में। कितना फासला ट्रेवल किया सर? तो यहाँ से ईस्ट मतलब सीधे हाथ की तरफ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों कितना फासला बना? उसके बाद इसने फिर 3 मीटर फासला ट्रेवल किया, अब के बार ईस्ट नहीं बल्कि वेस्ट में। हमने कहा सर यानी यूँ आगे जाने के बजाय कहाँ चला जाएगा? लेफ़्ट की तरफ। अच्छा ये पूरा कितना? 10, इसका आधा 5 से छोटी चीज़ होगी ना 3, तो आप 3 मीटर किस तरफ आए हो? उल्टे हाथ में, वेस्ट है ना सर। मैंने कहा पहले आप 10 मीटर गए ईस्ट में, उसके बाद आप 3 मीटर कहाँ गए? वेस्ट में, तो ये आ गया यहाँ पर, सही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हटे हो भाई आप? 3 मीटर हटे हो, सही है, ऐसे ही है ना, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 मीटर हटे हो। तो पहले आप गए 10 मीटर, फिर आप 3 मीटर गए किस में? वेस्ट में, यहाँ पर पहुँचे। यहाँ से आप शुरू हुए थे, मेरा सवाल है आपसे, यहाँ से आप शुरू हुए थे, तो जहाँ से आप शुरू हुए ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट। यहाँ पर आप पहुँचे तो ये आपका कौन सा पॉइंट? फाइनल। मेरा आपसे सवाल है कि बताओ स्टार्ट के मुकाबले में आप पहले तो कैसा था? पहले ऐसा था सर 10 मीटर आप गए, फिर 3 मीटर ही आगे गए, तो आप अपने स्टार्ट से कितना दूर थे दोस्तों? कैसे निकाला था? हमने देखा सर ये दोनों जमा हो रहे थे, इस तरीके से निकाल लिया। अब देखो दोस्तों, अगर हम देखें, मैं आपसे दोबारा वही सवाल पूछूंगा। एक बॉडी गई 10 मीटर ईस्ट में, फिर 3 मीटर गई वेस्ट में, बताओ अपनी जगह से कितना दूर है? तो यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे पहुँची, कितना दूर है सर? 7 मीटर। 10 ये था, अगर 3 इसी डायरेक्शन में आगे जाता, हाँ ये है मगज़ की बात जो भी बताने लगा हूँ, इसलिए इस पे फोकस करना है। यही है टेक्निकल बात जो इससे कॉन्सेप्ट निकलेगा। आपको तो सिर्फ डायरेक्शन पता है, असल में डायरेक्शन से बढ़ के कोई और चीज़ है, उसे समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। कि हम यहाँ से यहाँ गए 10 मीटर, सही है। उसके बाद हमने पहले यूँ जा रहे थे ना, हमने अपनी डायरेक्शन क्या कर ली? चेंज। 3 मीटर वापस आए, अब अपनी जगह से कितना दूर हुए सर? अगर यहीं पे रहते तो 10 मीटर दूर रहते, 3 मीटर पीछे आ गए तो कितना दूर हुए? 7 मीटर दूर हुए। सर हमारा रिजल्ट चेंज हो गया। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर इसी डायरेक्शन में 3 मीटर होता तो रिजल्ट कितना था? 13 मीटर। लेकिन डायरेक्शन चेंज होते ही जो जवाब आना था वो जवाब क्या हो गया? चेंज। मैथमेटिक्स क्या हो गई? तो सर वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी होती है, टू द पॉइंट, सबक की बात, कि वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं सर कि अगर आप इसमें डायरेक्शन चेंज कर दें क्वांटिटी की, तो उसके आने वाले रिजल्ट्स क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। स्केलर क्वांटिटीज दोस्तों ऐसी क्वांटिटीज होती हैं कि उसके अंदर डायरेक्शन आप चेंज करते भी रहो लेकिन रिजल्ट चेंज होते हैं। अभी मिसालों पे मिसालें देखते हैं, धड़ाधड़ मिसालें देखते हैं। एक ये मिसाल समझ में आई, इसमें क्या हुआ सर? डायरेक्शन चेंज होने से रिजल्ट क्या हो गए? चेंज हो गए।
तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास एक अपनी मैथमेटिक्स होती है, डिफरेंट मैथमेटिक्स होती है, उसे कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर मैथमेटिक्स, जो कि हमारी नॉर्मल मैथ से अलग होती है, इसके रिजल्ट ज़रा अलग होते हैं। इसी को हमने सर, ये जो मैं आपको कह रहा था कि 25% मैं आपको करवाऊंगा अभी और 75% एंड में करवाऊंगा, वो इसी अलजेब्रा की वजह से कि इसकी वाली मैथ दिखने में हमारी अब तक की मैथ से ज़रा अलग है। समझ में आ रही बात? फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट मेरे पास मौजूद है, ठीक है, मैं इस पे अगर 30 न्यूटन की फोर्स लगाऊं इस एंड पे तो यहाँ चला जाएगा, 30 न्यूटन की फोर्स यहाँ पे लगाऊं तो यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और दोनों 30 न्यूटन की फोर्स से अगर एक साथ लगा दूं दोस्तों तो ना ये यहाँ जाएगा, क्या ख्याल है? ऐसा ही है, ये दोनों फोर्सें एक दूसरे के असर को क्या कर देंगी? ऐसा ही है ना, ये 30 न्यूटन इस 30 न्यूटन के असर को क्या कर देगा? ये 30 न्यूटन इस एंड पे और ये 30 न्यूटन इस एंड पे, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? देखो मुखालिफ। हमने कहा ये दोनों एक दूसरे के क्या है कि यहाँ से अगर 30 न्यूटन कोई आया और यहाँ से अगर कोई 30 न्यूटन आया तो दोनों ने एक दूसरे के असर को क्या कर दिया? अब बताओ इस पे नेट फोर्स कितनी लग रही है? 0। अब ये दोनों फोर्सों ने एक दूसरे के असर को ख़त्म कर दिया तो नेट फोर्स क्या हो गई? 30, और 30 से जवाब क्या आ रहा है सर? 0 न्यूटन का आ रहा है। किस सूरत में? कि जब ये इस डायरेक्शन में और ये, हालांकि हम डेली लाइफ में सोचेंगे तो 30 और 30 जैसी चीज़ जमा होकर कितना बनाती है? 60, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से रिजल्ट क्या हो गए? फोर्स। ये फोर्स है, तो फोर्स के अंदर भी हमने देखा कि डायरेक्शन चेंज होने से रिजल्ट्स क्या हो जाते हैं? तो फोर्स इज कौन सी क्वांटिटी? शबाना ने हमें बताया था सर 10th फिजिक्स के अंदर कि फोर्स कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है दोस्तों। अगर इसी तरीके से मैं आपसे टेक्निकल बात पूछूं, चलें, हमने कहा सर यहाँ पर एक पाइप आ रहा है, इस पाइप में 30 किलोग्राम पानी है। इस पाइप से कितना पानी आ रहा है दोस्तों? 30 किलोग्राम, ठीक है। यहाँ पर एक बकेट मौजूद है, बास्केट मौजूद है जिसमें ये पानी ने आके गिरना है, ठीक है। यहाँ से भी दोस्तों पानी आ रहा है एक पाइप के अंदर, हाउ मच किलोग्राम? 30 किलोग्राम। ये पानी यूँ आ रहा है, ये यूँ आ रहा है। बताओ ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। ऐसे ही है ना? बताओ इस बास्केट में कितना पानी पहुँचेगा? 0 किलोग्राम। कितना पहुँचेगा सर? 60 किलोग्राम पहुँचेगा। ऐसे ही है ना सर? हालांकि ये और ये वाली चीज़ एक दूसरे की क्या है? अपोजिट। लेकिन सर ये मास है, ये क्या है? अच्छा, यूं और यूं 30-30 आया, कितना पहुंचा? 60। अच्छा, दो पाइप यूं लगाने के बजाय दोनों पाइप इसी डायरेक्शन में यूं लगा दिए, एक पाइप यूं आ रहा है, एक यूं आ रहा है, दोनों यहाँ पे जा रहे हैं। बताओ अब बास्केट में कितना पहुंचेगा? ये क्या हुई बात सर? एक यूं आ रहा है, एक यूं आ रहा है, अब इधर कितना पहुंचेगा? 60 किलोग्राम पहुंचेगा ना सर। अगर एक पाइप किसी भी डायरेक्शन से घुमाता हुआ 30 लेके आए, दूसरा भी किसी भी डायरेक्शन में पहुंचे, तो सर 30 और 30 हमेशा क्या आएगा? 60 आएगा। बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, रिजल्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर नॉट चेंजिंग। डायरेक्शन चेंज होने से रिजल्ट चेंज हो रहे नहीं है। कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। सर शकील ने हमें पढ़ाया था सर कि मास कैसी क्वांटिटी है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ना, अब यहाँ पर देखो सर, डायरेक्शन चेंज हुई तो रिजल्ट चेंज। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो जो मैटर की बात, मगज़ की बात है दोस्तों, वो ये है, हमने जुमला तो लिखा हुआ है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है उनके पास, स्केलर के पास। लेकिन असल जो सबसे मगज़ की बात है सर वो ये है कि इसकी मैथमेटिक्स क्या होती है सर? डिफरेंट होती है। वेक्टर की डायरेक्शन इसलिए मैटर करती है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन चेंज होने से उनका बिहेवियर, उनसे हासिल होने वाले रिजल्ट्स क्या हो जाते हैं सर? चेंज हो जाते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? चले जी, सेंटर हेडिंग लगाएं स्केलर, साइड हेडिंग लगाएं डेफिनेशन। सेंटर हेडिंग स्केलर, साइड हेडिंग डेफिनेशन लिखे। those physical quantities which need magnitude only, जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। those physical quantities which need
magnitude only for their specification. Those physical quantities which need magnitude only for their specification are known as, those physical quantities which need magnitude only for their specifications are known as scalars. Are known as scalars. Side heading example. मिसालें बहुत सारी बनाई जा सकती हैं, मैंने तो सिर्फ लुब्बे लुबाब बताया, बाकी जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ दोस्तों पढ़ेंगे तो साथ साथ आपको मज़ीद बताते जाएंगे। अभी आप चाहें तो अपनी मैट्रिक की नॉलेज भी यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे पुट कर सकते हैं, या जो मैं बता रहा हूँ वो भी लिख लें। तो एक तो सादी सी मिसाल हमारे सामने लिखी हुई है सर, मास, डिस्टेंस, टाइम। मास एग्जांपल में लिख लेंगे मास, डिस्टेंस, टाइम, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बहुत सारी लिख सकते हैं, ये लिख ले अपने पास। मास, डिस्टेंस, टाइम, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, सही है, ETC। उसके बाद दोस्तों सेंटर हेडिंग वेक्टर, साइड हेडिंग डेफिनेशन। So those physical quantities which need, those physical quantities which need magnitude as well as direction, those physical quantities which need magnitude as well as direction, which need magnitude as well as direction for their specification or for their description, ये भी कह सकते हैं खैर, which need magnitude as well as direction for their specification are known as vectors, are known as vectors। साइड हेडिंग एग्जाम्पल, तो बहुत सारी मिसालें बन सकती हैं। दो तो आपने अभी बताई हैं सर, एक डिस्प्लेसमेंट की बताई है सर और दूसरी फोर्स की बताई है। हमने कहा सर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, acceleration, linear momentum, angular momentum, linear momentum, angular momentum, torque, etc। तो वेक्टर को अगर हम बात करें रिप्रेजेंट करने की, तो साइड हेडिंग हमने सेंटर हेडिंग हमने लगाई, वो तो लगाई भी ना वेक्टर की, साइड हेडिंग हमने लगा दी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की, कि वेक्टर को शो कैसे करते हैं। तो दोस्तों एक तरीका होता है ग्राफिकली, तो उसके अंदर एक छोटी सी हेडिंग हमने लगा दी कि ग्राफ की ज़बान में हम वेक्टर को कैसे शो करते हैं। सबसे पहला काम तो ये होता है कि आप वेक्टर का कोई नाम रख दो, क्योंकि जब तक किसी का नाम नहीं होगा तो बगैर नाम के किसी को पुकारना कैसा लगता है, ओए अबे तड़े करते हैं। नाम पता हो तो तमीज़ से बुलाया जा। तो सबसे पहला काम क्या है, हम वेक्टर भाई का क्या रख देंगे, भाई नाम रख देंगे, कोई भी नाम रख दो। आम तौर पे हम नाम रखते हैं ABCD में कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, D, E, Z, कुछ भी रख दो। इस तरीके से हम वेक्टर का कोई भी नाम रख सकते हैं सर। ठीक है, तो हमने कहा सर फर्ज करें अभी मैंने वेक्टर का नाम रख दिया है A, सही है, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ नाम रख दिया। ठीक है, अब वेक्टर के पास क्या क्या होता है दोस्तों, मैग्नीट्यूड होता है और
और वेक्टर को शो कर रहे हैं ग्राफ की ज़बान में। तो मैं आपसे एक टेक्निकल बात पूछूं, चले फ़र्ज़ करें सर, मैंने कहा दो वेक्टर हैं, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। दोनों वेक्टर एक जितने? नहीं सर, ये वेक्टर छोटा दिख रहा है और ये वेक्टर। हमने कहा सर इस वेक्टर का नंबर छोटा है, इसका नंबर मैग्नीट्यूड को शो करता है ना, तो हम कहेंगे सर इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ? बड़ा। इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ दोस्तों? छोटा। तो अगर आप एक लाइन बनाते हो, लाइन छोटी बनाओगे तो वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगी कि छोटा है, और अगर आप लाइन कैसी बनाओगे? बड़ी बनाओगे, तो उससे पता लगेगा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है सर? बड़ा है। तो ग्राफिकली दोस्तों जब आप एक लाइन बनाते हो, क्या बनाते हैं सर? ग्राफिकली अ लाइन शोज अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ग्राफिकली जब आप एक लाइन बनाते हो तो उस वेक्टर का क्या शो करता है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हमने कहा चले सर ये मैंने एक लाइन बनाई है, तो ये लाइन शो कर रही है डैश। क्या शो कर रही है सर? किसका? क्या ख्याल है, ऐसा ही है? अगला सवाल पैदा होता है, क्या दोस्तों वेक्टर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है? नहीं सर, क्या होती है सर? डायरेक्शन भी होती है। दोस्तों डायरेक्शन को कैसे शो करते हैं? डायरेक्शन को शो किया जाता है एरो की मदद से ना। आप कहीं पे जा रहे होते हैं, ठीक है, तो आपको जिस डायरेक्शन में जाना होता है, शहर का नाम लिखा होता है, इलाके का नाम, और साथ में उस डायरेक्शन में क्या बनाया होता है? एरो। तो एरो क्या शो कर रहा होता है सर? डायरेक्शन को। दोस्तों यूं करके अगर कोई एरो बना हुआ है, तो ये एरो किस लिए बनाते हैं? डायरेक्शन के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, क्योंकि वेक्टर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं है ना, डायरेक्शन भी है, तो यूं करके अगर एरो है तो एरो किसको शो करता है सर? किसकी डायरेक्शन को? छोटे बीम की डायरेक्शन को, वेक्टर की डायरेक्शन को। किसकी डायरेक्शन को शो करता है? वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, ओके। यूं करके अगर एक लाइन मैंने बनाई, खाली लाइन किसको, और एरो बना दिया, तो डायरेक्शन भी। अब ये ऐसी चीज है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, और तो ऐसी चीज जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, सर कलीम ने हमें बताया था स्कूल में, वेक्टर है ना सर। तो ये एक वेक्टर नहीं है, बल्कि ये क्या है? वैसे वेक्टर खुद भी कंप्लीट ही होता है, जहाँ पे जुमला समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि सर इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, और अब आप चाहो इसका नाम रख दो। फॉर एग्जांपल इसका नाम हमने रखा बी, ठीक है, तो इस वेक्टर का नाम है बी, ठीक है, तो ऊपर एरो भी बनाएंगे। ठीक है, चलो ये लिखो अपने पास, ये कंप्लीट वेक्टर है। जल्दी जल्दी तरीके से दोस्तों अब इसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे मैथ की ज़बान में। तो साइड हेडिंग हमने लगाई मैथमेटिकली। ठीक है, कि मैथ की ज़बान में कैसे शो करते हैं। तो वेक्टर के पास होती तो दो ही चीज़ें दोस्तों, क्या क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड को मैथ की ज़बान में कैसे शो करते हैं। फ़र्ज़ करें उस वेक्टर का नाम अगर दोस्तों आपने ए रखा है, क्या रखा है हमने, तो खाली ए लिखोगे तो खाली ए भी उस वेक्टर का क्या शो करेगा। अगर ए ना लिखो और ए के साथ आप दो लाइनें भी लगा दो, यूँ करके साइड में, इसको पढ़ते हैं मॉड्यूलस या डिटर्मिनेंट, तो ये दो लाइनें भी लगा दो तो भी ये उस वेक्टर के किसको शो करेगा। फ़र्ज़ करें कि आप ए लिखो और ऊपर एरो बनाओ, तो अब ज़रा सोचना, सिर्फ ए का मतलब मैग्नीट्यूड और एरो बन जाने का मतलब डायरेक्शन भी, यानी ए एरो का मतलब क्या ख्याल है, ऐसे ही है ना। अगर मैं कहूँ ए एरो लिखा है तो इसका मतलब कंप्लीट वेक्टर, जबकि मुझे यहाँ पे सिर्फ किसको शो करना है, तो मैं यहाँ पे दोस्तों लगा दूंगा दो लाइनें। इससे क्या पता लगा कि कंप्लीट वेक्टर का सिर्फ हम क्या देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड। इन तीनों चीज़ों से किसको शो करते हैं, किसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। समझ में आ रही है बात। और अगर ऊपर एरो है तो हम जानते हैं सर, अगर यूं करके लाइन जो डली हुई है, ये लाइन असल में किसको शो करती है, डायरेक्शन को शो करती है। समझ में आ रही बात। ये वेक्टर की
डायरेक्शन को शो करती है, सही है। और ए के ऊपर यूं हो जाए तो ये शो करेगा किसको, एक कंप्लीट वेक्टर।